गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं पार्ट ए का यूनिट 4। यानी अब हमारा ये पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। पार्ट बी का यूनिट 4 तक कंप्लीट है। ये पार्ट ए का लास्ट यूनिट है, यानी ये पूरे सिलेबस का हमारा लास्ट यूनिट है। ठीक है, और बहुत खुशी से आपको बता रही हूँ कि हमने सारा मिलकर हमने ठीक है सारा सिलेबस खत्म कर लिया है। आपने पढ़ के और हमने पढ़ा कर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप क्या कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और पूरा लेक्चर देख रहे होंगे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं यूनिट 4 से, जिसका नाम है थियरी ऑफ रेडिएशन। थियरी ऑफ द रेडिएशन। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक आर ए होगा, क्या होगा, आर ए, ये आप कर लेना। ठीक है, ये क्या है, रेडिएशन। ओके, तो हम थियरी ऑफ रेडिएशन में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाम तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं पहले। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब ब्लैक बॉडी की बात करती हूँ तो मैं ये कहूँ कि क्या वो ब्लैक कलर का होता है? नहीं, वो हो सकता है ब्लैक कलर का हो। ठीक है, लेकिन जब वो रेडिएट होता है, रेडिएशन उसमें से निकलती है। ठीक है, अगर आफ्टर ए हीट ट्रांसफर, ठीक है, अगर उसमें हीट ट्रांसफर किया जाए तो हो सकता है कि वो क्या करे कि कोई और कलर चेंज कर दे और कोई और कलर हमको रिफ्लेक्ट करे जो हमारी आंखों के सामने हो। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सिर्फ ब्लैक कलर की होती है। क्लियर यहाँ पे? ओके, बात समझते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। अगर मतलब सिंपल हम बोल दें, डेफिनेशन देख लें, तो कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर, देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब हीट जाता है और वहां से जो बॉडी रेडिएट करती है या इमिट करती है या ऑब्जॉर्व करती है या रिफ्लेक्ट करती है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी ताप पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये पॉइंट्स जरा हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ओके, heat transfers from one point to another by three modes। अच्छा, एक चीज समझो पहले, जब हीट ट्रांसफर होता है तो वो तीन तरीके से ट्रांसफर होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है हमारा क्या, रेडिएशन। ठीक है, यानी कंडक्शन मतलब जब हमारा मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब किसी चीज को संवाहित करना, यानी किसी चीज के द्वारा उसको पहुंचाना। यानी इन दोनों को ही, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को हीट ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बॉडी है, अगर हम इसमें हीट दे रहे हैं और ये दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए अगर कंडक्शन से होगा, मान लो बाई कंडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकता है। मीडियम मतलब माध्यम। माध्यम कहने का मतलब जैसे अगर मैंने परफ्यूम लगाया और कोई मेरे बगल में खड़ा है और उसको क्या हो रही है, उस परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो किसके द्वारा आ रही है, बीच में जो हवा है, यानी हवा क्या कर रहा है, उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हवा एज अ मीडियम या माध्यम, हवा को क्या कह सकते हैं, मीडियम या माध्यम। क्लियर है यहाँ पे? अब मेरी बात समझो, कंडक्शन और कॉन्वेक्शन जो होता है, वो कॉन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों को ही जरूरत है एक मीडियम की। लेकिन जब रेडिएशन होता है, रेडिएशन होता है, देयर इज नो मीडियम, यानी जब रेडिएशन हो रहा है तब हमारा कोई भी मीडियम वहां पे काम नहीं करता है। यानी आप क्या कह सकते हो कि रेडिएशन में देयर इज नो मीडियम। एक तो इसमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, यानी ये कह सकते हैं ये किस फॉर्म में हमको निकलता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट में निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में निकल सकता है, कह सकते हैं ना, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में निकल रहा है तो जाहिर सी बात है ये फॉर्म ऑफ द लाइट। ओके, अब लाइट को क्या ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? नहीं होती है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, या फिर वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्लियर?
वो क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है एक वैक्यूम में, एयर स्पेस में। तो ये क्या होता है, रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में या किसी वेव के रूप में वो जेनरेट होता है, ठीक है, निकलता है। और ये क्या होता है, इसको नो मीडियम की जरूरत होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरी बात समझो, जो रेडिएशन होता है वो डिपेंडेंट होता है कहाँ पे, मटेरियल पे। किस पे डिपेंडेंट होगा, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि सराउंडिंग्स की, तो मान लो कि हमारे चारों तरफ जो है सराउंडिंग्स है, और उस सराउंडिंग में जो हमारा जो ताप है, उसका हीट है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारा जो घर है या फिर जो भी हमारा सिस्टम है उसका टेम्परेचर लो है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ लो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, हीट को बाहर से सराउंडिंग से ऑब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन इमिशन। क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या है, अवशोषण क्या है, इमिशन से बड़ा है। कह सकते हैं जब, कब, जब हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बीच वाले सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अच्छा, जस्ट इसका वाइस वर्सा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। अगर हमारे सराउंडिंग का उष्मा क्या हो, कम हो, और बीच वाले सिस्टम का उष्मा क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, इमिशन करेगा। जाहिर सी बात है भाई, ताप ऊपर कम है ना, हीट ऊपर कम है, तो उसको चाहिए हमेशा, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन हीट, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन हायर टू लोअर। यानी वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, इमिशन कर रहा है। यानी देयर इज इमिशन इज ग्रेट, देयर इज इमिशन इज ग्रेटर देन अब्जॉर्प्शन। ओके, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। ये है आपका पूरा सिर्फ इंट्रोडक्शन कि आप समझ सको, ठीक है। अब देखो, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा बैच जो है, जो आप लोग जिस बैच से पढ़ रहे हो, सारथी बैच, ठीक है, आप तुरंत जाके अभी ज्वाइन करो। जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया है, आपको पता होगा कि एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, इसलिए ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए वहां पे और लिंक पे क्लिक करिए, वहां से टारगेट सेमेस्टर के ये यूट्यूब चैनल से सारथी बैच को वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। परचेज वेरी अफोर्डेबल प्राइस 599, ठीक है। आप देख सकते हो कितना अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस में आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ्स, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो थ्योरी क्वेश्चंस मिलते हैं, क्लास नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ पे, ऐप पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अब हम करवाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज आपके स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। जो भी आपके डाउट होते हैं उसको आपको क्लियर कराया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने पे आया है, क्योंकि हमने 95%, एक चैप्टर बचा है, आप ये कह सकते हो 95% मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक आप बैच जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है जाके एनरोल करिए और वहां से इस बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और क्योंकि अगर अभी भी आपके पास वक्त है, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो आप पीछे वाला बैक जो लेक्चर है वो क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है। और फिर हमारी बराबरी मैच कर सकते हो, हमारी स्पीड को मैच कर सकते हो, ठीक है। और क्या पता आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, और जिन बच्चे, मान लो कि जिन बच्चों के दोस्त नहीं जानते, फ्रेंड्स नहीं जानते, आप शेयर कर सकते हो, इस बैच के बारे में बता सकते हो, ताकि वो भी पढ़े, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पता है ना। ओके, चलो हम बात करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। क्या, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता क्या है। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, किसी भी, मतलब कह सकते हैं सारा रेडिएशन क्या करता है, वे वो अब्जॉर्ब कर लेता है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी सिचुएशन, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ताप पे वो क्या कर सकता है, जब वो सारे रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कहलाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहलाता है। समझ में आ गया। अब मैं बात करूं कि ये ब्लैक बोर्ड जो होता है, ब्लैक बोर्ड वो ब्लैक क्यों दिखता है। अब मैंने बोला कि मैं ग्रीन, अगर मैंने पहना है ग्रीन कलर, तो वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, या फिर आपने अगर रेड कलर पहना है तो रेड क्यों दिख रहा है। बिकॉज उसने क्या किया है कि सारे कलर को ऑब्जर्व कर लिया है,
बाकी जो कलर मुझे दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि उसने सारे कलर को ऑब्जर्व किया और ब्लैक को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। समझ में आ गया? तो वो सारे कलर को ऑब्जर्व करना और सिर्फ ब्लैक को रिफ्लेक्ट करना कैन विजिबल बाय आवर आईज। ठीक है, वो क्या कर सकता है, हम किसी भी रंग को उसके द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होती है उसी को हम देखते हैं। जैसे हमारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो इमेज बनाता है वही हम क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी होता है, रेडिएट करता है, रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद क्या होता है, जो कलर हमको रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है वही कलर की चीजें हमको दिखाई देती है। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से समझो परफेक्टली, ब्लैक बॉडी यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात करूं कि मान लो ये बॉडी है, अब यहाँ से हीट रेडिएट हो रहा है, हीट रेडिएट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये बताओ हीट किस पे डिपेंडेंट होगा? इसकी एरिया पे भी डिपेंडेंट होगा। यानी इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ओके, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। एक और चीज है, टाइम पे भी वो डिपेंडेंट होता है, यानी क्या कह सकते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखो इमिशन और ऑब्जर्प्शन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सराउंडिंग का अगर हीट ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। सराउंडिंग का हीट सिस्टम के मुकाबले अगर कम है तो वो क्या करता है, इमिट करता है। क्या करता है, इमिट करता है। क्लियर? एक सेकेंड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ये आप लोग बैच ज्वाइन कर ही लिए होंगे। ठीक है, अब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंस हो, जैसे कि मैंने बताया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एरिया। ओके, अब मेरी बात समझो, यहाँ दिया है व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यानी क्या कर दिया जाए कि एक ब्लैक बॉडी को एक बहुत ही समतापी जगह में इसमें ब्लैक बॉडी रख दिया जाए। मान लो सब जगह टेम्परेचर इसका क्या है, बराबर है। मैंने बोल दिया सब जगह इसका टेम्परेचर क्या है, बराबर है। ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। आइसोथर्मल मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ओके, विल emit full radiation of the enclosure after it is in equilibrium with the enclosure. These radiation are independent of the nature of substance, nature of walls of the enclosure and presence of any other body in the enclosure, but depends only on a temperature. ओके, हम जो समझा रहे थे वही बात है। देखो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इसको एक समान ताप के घेरे के अंदर जब हम रख देते हैं, एक समान ताप वाला जो हो, मान लो किसी सिस्टम में एक समान ताप है और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ब्लैक बॉडी रख दिया। क्या रख दिया यहाँ पे, ब्लैक बॉडी यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो भी इस मतलब ये संतुलन में आने के बाद जब इसके साथ संतुलन बनाती है, ठीक है, उसके बाद जो भी उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, वो रेडिएशन क्या कर रहा है, उस जो भी हमारा पदार्थ है, मैटर है, ठीक है, उसकी जो नेचर है उसका, ठीक है, उसके वॉल्स का नेचर है, जो मान लो कि ये वाला इसके वॉल्स का नेचर, ठीक है, जिस चीज से हमने घेर रखा है, ठीक है, उस सारी चीजों को वो क्या करती है, स्वतंत्र कर देती है, फ्री कर देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ केवल उस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उस केवल टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंट होते हैं। अब इसका एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर भी उसका कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बाय अ कंडक्शन, बाय अ कन्वेक्शन एंड बाय अ रेडिएशन। क्लियर? तो अब यहाँ पे रेडिएट होकर जब ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, हीट एक जगह से दूसरे, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, वो हमारा देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ा टेम्परेचर का भी बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि वो समान रूप से वितरित हो सके। ठीक है, तो ये चीज है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ कि जब वो जो ब्लैक बॉडी होता है वो पूरी तरह से अगर ब्लैक है, ठीक है, तो अपने ऊपर पड़ने वाले जितने भी उसके रेडिएशन है, ठीक है, चाहे किसी भी वेवलेंथ के हों, उनका वेवलेंथ कोई भी हो, ठीक है, या फिर
हम कह सकते हैं इससे इससे जितनी भी हमारी रेडिएशन निकलती है वो क्या होती है, वो पूरा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है, होती है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया हीट इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया हीट डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, सच रेडिएशन इन यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनक्लोजर आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे जो रेडिएशन होता है और जो उसका ऑब्जर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं इमिसिव पावर की। किसकी बात करेंगे, इमिसिव पावर, ठीक है। इमिसिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ई लैम्डा। क्या होता है, ई लैम्डा, ये होता है हमारा इमिसिव पावर। लैम्डा इसका सफिक्स में है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो ये ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो किसी ताप पे, मान लो कोई भी ताप हो उसका, ठीक है, और उसका वेवलेंथ जो होता है अगर डिफाइन किया जाए कि एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विथ अ यूनिट वेवलेंथ रेंज, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है अगर उसको डिफाइन किया जाए कि एनर्जी जो इमिट हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कह सकते हैं एनर्जी कितनी इमिट हो रही है, क्यू अपॉन, ठीक है, क्या कह सकते हैं, ए इंटू टी। ये हो गया इमिसिव पावर, क्या हो गया, क्यू अपॉन ए इंटू टी। देखो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर, देखो पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विद इन अ यूनिट वेवलेंथ रेंज, ठीक है। अब देखो ये जो हो गया तो इसका अगर हम निकाल दें, यूनिट निकाले तो क्या हो जाएगा, जूल मीटर पर सेकेंड होगा ना। यानी कह सकते हैं जूल पर मीटर पर सेकेंड, यही कह सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा क्या, इमिसिव पावर। ये क्या है, इमिसिव पावर। अब देखो तो अब जो ऑब्जर्वेटिव पावर होता है वो क्या कहलाता है, ए लैम्डा से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसके बराबर होता है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी ताप पे जो वेवलेंथ होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed in the given time by the surface to the amount of energy incident on the surface in the same time, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुआ है, एनर्जी absorbed divided by total energy incident, टोटल एनर्जी इंसिडेंट, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेटिव पावर। जैसे हमने कह दिया कि मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, मान लो यहाँ पे बहुत सारी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रेडिएट इंसिडेंट हो रही है वेवलेंथ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, मान लो कि मैं बोल दी कि 50 इंसिडेंट हो गया 50, और इसमें से 25 सिर्फ ऑब्जर्व हुआ। कितना ऑब्जर्व हुआ, 25। तो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई ये, यानी ये कितना आ जाएगा, अगर परसेंटेज में देखें तो 50%, क्या आ जाएगा 50%। ये क्या है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर है। क्या है ये हमारा ऑब्जॉर्प्टिव पावर। यानी हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड इन अ गिवन टाइम बाय द सरफेस ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन द सेम टाइम, उसी टाइम में, ठीक है। यानी ऑब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, यहाँ भी टोटल लिख सकते हो, टोटल एनर्जी इंसिडेंट, ओके। जितना एनर्जी उस पर इंसिडेंट होता है उसमें से कुछ ही एनर्जी क्या होता है, ऑब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्टिव पावर की मैक्सिमम वैल्यू की, तो आपने अंदाजा अभी तक लगा लिया होगा कि एब्जॉर्प्टिव पावर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि 1 कैसे हुआ भाई, ठीक है, मैक्सिमम कैसे 1 होगा, 1 से छोटा ही हुआ। अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि निकालो टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्ब, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ए लैम्डा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड, ये हुआ ना, एंड टोटल एनर्जी रेशियो है इंसिडेंट, ओके। अगर मैंने यहां से बोल दिया टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड
इज इक्वल्स टू ए लैम्डा या ए कह सकते हो इनटू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इंसिडेंट, कह सकते हैं ना। बात समझना ध्यान से। ये क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑब्जर्व निकाला, ये इधर चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमने क्या कर दिया, एब्जॉर्प्टिव पावर को टोटल एनर्जी इंसिडेंट से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्जॉर्ब्ड एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर मैं बात करूं कि ए की वैल्यू की, तो ए हमेशा क्या होगा, लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्या होगा, लेस देन और इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों होगा, चूंकि यहाँ पे देखो, सिंस क्या होगा, ए इज ऑलवेज लेस और इज इक्वल टू 1। ये क्यों होगा, अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 100 या 100 से मान लो 120 यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और 120 ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा बताओ, तो ए लैम्डा इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा ना। यानी एब्जॉर्प्टिव पावर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि मान लो इसको 40 कर लो, इसको 40 कर लिया, 4 0 से 0 गया, मान लो इसको मैंने कर लिया 40 अपॉन 120, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3, और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.333। हेलो, हाँ प्रणाम पापा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। ओके, तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर मान लो यानी 0.33% ले सकते हैं, 0.33 कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.33। जाहिर सी बात है, इट इज लेस देन 1। क्या हो रहा है, ये एक से कम ही तो है, यानी ऑब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो रहा है, एक से हमेशा ये कम हो जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जॉर्प्टिव पावर बिलोंग्स टू ओनली 1, ठीक है, और लेस देन 1, या तो वो 1 के बराबर होगा या 1 से कम हो सकता है। जब हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो और वहां पे ऑब्जॉर्प्टिव पावर देखें, यानी हम जितना इंसिडेंट हुआ रेडिएशन उतना ऑब्जॉर्ब कर लिया, यानी वो क्या हुआ, वो वहां पे जो उसकी वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ब्लैक बॉडी ऑब्जॉर्बर कैसे काम कर रहा है। ये है ब्लैक बॉडी इमीटर और ये क्या है, ब्लैक बॉडी ऑब्जॉर्बर। ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक। ओके, अब मान लो कि यहाँ से क्या हुआ, इस प्लेट से रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये रे आई और यहाँ पे रेडिएट हो गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, टकराया इधर जाके, एक बार इधर एक बार इधर, ये वॉल से टकरा रहा है, क्या कर रहा है, वॉल से टकरा रहा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म में है। ये है ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व, ये सारा ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर, ठीक है। और जो रेडिएट करेगा, सॉरी जो रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्वर। इमीटर क्या होता है, ये बाहर निकालता है, इसका रेडिएशन जो है वो क्या होता है, बाहर होता है, इसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी इमीटर। देख लो फिगर ध्यान से, और आप लोग बना भी लेंगे, उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। ब्लैक बॉडी इमीटर। जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सलाह भी देना चाहूंगी कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीएससी एमएससी, कई बार क्या होता है कि बच्चों के मन में ये हो जाता है, अरे यार ग्रेजुएशन है, एग्जाम देना है, निकल जाएगा, ठीक है, यूपीएच पढ़ के निकल जाएगा, या फिर आप बोलोगे कि कुछ हम गाइड ले लेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और पढ़ के निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये अगर एग्जाम बाई द वे, मान लो बाई चांस किसी भी तरह से अगर निकाल भी लिया आपने, ठीक है, तो फिर जब आगे आप कंपटीशन में बैठोगे या फिर एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वो टॉपिक आएगा तो आपको बेसिक से उठा के समझना पड़ेगा, समझोगे पढ़ोगे, टाइम टेकन होगा, ठीक है। उसमें पता चला कि आपका एग्जाम भी आ गया, ठीक, आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जरूरत क्या होता है, कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरी अच्छी तरीके से खत्म करना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि हम उसका एक एक पॉइंट समझे और आगे जब भी एग्जाम हो, रिसर्च हो, या फिर मतलब
अगर मैं आप लोग की फ्यूचर की बात करूँ, क्या पता आप लोग एमएससी फाइनल करके उसके बाद एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बन जाते हो या फिर कहीं रिसर्च करने लगते हो, ठीक है। किसी फॉरेन कॉलेज में जाके, तो अगर रिसर्च कर रहे हो तो आपको हर एक पॉइंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखें, और हमेशा नोट्स जो होता है ना, वो बहुत हेल्प करता है। इसीलिए जो लोग नोट्स पहले बनाते थे वो पुराने ज़माने में, वो क्या करते थे, अभी तक रखे रहते थे, ठीक है। उनके पन्ने देखते होंगे येलो हो जाते, ताकि वो चीज़ों को रिकॉल कर सके, समझ में आ गया, याद कर सके। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप भी उस सारी चीज़ों को पढ़िए, याद करिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और बेसिक से उठाइए और एक एक चीज़ समझिए। समझ में आ गया। कहीं भी लापरवाही आपके लिए महंगी हो सकती है। जैसे क्या है कि 2-4 साल, ये 20, क्या है ना, हमारे पढ़ने की उम्र भी एक ही है। जैसे 20 साल से 18 से चलो 18 साल से मान लिया, 18 साल से लेके 22 साल की जो एज होती है, उसमें हम बच्चा सोचता है कि हम खूब इंजॉय करें, यही तो एज है, उसके बाद तो कहाँ एज रहेगी, ठीक है। या फिर बच्चा ये भी सोचता है कि चलो भाई हमको पढ़ना भी है, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ, अगर आपने 18 साल से लेके 4 साल तक भी, 5 साल तक भी मान लो, ठीक है, 21 ईयर्स तक, या फिर 23 ईयर्स तक आपने क्या कर लिया, मेहनत कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी जो 23 ईयर्स के बाद की जो एज है, वो भी यंग एज होती है। वो भी क्या होती है, यंग एज। अगर आपने इसी एज में अपने आप को सेटल कर लिया, तो बाकी का एज जो होगा, आपको कभी भी कहीं भी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पैर पे खड़े होगे और पूरा इंजॉय कर सकते हो, और साथ ही अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवा सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी कुछ कर सकते हो, ठीक है, जो भी वो लोग बोले। क्योंकि इतने साल तक अगर आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो जब एज ढल जाए तो आप उनकी जिम्मेदारी लें, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि नॉलेज ही ऐसा चीज़ है जो अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। बाकी शॉर्टकट्स तो ज़िंदगी में काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाइए, और थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, मन लगा देंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, आपको तुरंत, आप क्या करते हो, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को ध्यान दे रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे दिया है, उस दोनों फिगर को आपने देख लिया, समझ लिया, उसकी बारे में देखो। द इंटेंसिटी, यहाँ पे सॉरी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कैसे स्पेक्ट्रम बनता है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हम इसको स्पेक्ट्रम मैं खुद बनाऊंगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। The intensity of radiation emitted by a black body is not uniformly distributed over the whole range of wavelengths in the continuous spectrum emitted by it. It can be easily observed that when a blackened platinum wire is electrically heated, it becomes dull red and about 500 degrees centigrade, cherry red at about 900 degrees centigrade. कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो भी रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो पूरा क्या होता है, जितना भी हमारा होल रेंज वेवलेंथ है, उस पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। कुल मिला के कहना ये है कि ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है ब्लैक हो। जब हम उसको हीट ट्रांसफर करते हैं, तो जब हम उसको क्या कर दे, कितना हीट दे दे बताओ तो, 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे, तो वो चेरी रेड दिखने लगता है। जब हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो वो ऑरेंज रेड दिखने लगता है। जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो वो कैसा दिखता है, येलो। और 1250 पे वो फाइनली व्हाइट हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे, सॉरी, डल रेड क्या होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, चेरी रेड ये 900, और ऑरेंज रेड जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और फाइनली व्हाइट किस हमारे हीट पे आता है, वो आता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम किसी चीज को ताप देंगे, ब्लैक बॉडी को, तो वो फाइनली किस कलर का दिखने लगेगा, व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। यानी जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो डेरिवेशन ऑफ, अच्छा ये चीज हम समझेंगे, ये आप लोग देख सकते हो, विन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पढ़ा है किरचॉफ लॉ। पहले हम किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है।
आपने सुना होगा किरचॉफ लॉ के बारे में, स्टीफेंस लॉ के बारे में, विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, प्लैंक्स लॉ के बारे में, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, रेले के बारे में, ठीक है। तो इन सारे लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। वो सारे ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन से इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। किरचॉफ लॉ की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था कि जो इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है, वो क्या होता है, सारी बॉडी के लिए सेम होता है। कह सकते हैं कि इमिसिव पावर इज इक्वल्स टू ऑब्जॉर्प्टिव पावर। क्या होता है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर। उन्होंने यही कहा था, हर बॉडी के लिए जितना इमिसिव पावर होता है उतना ऑब्जॉर्प्टिव पावर होता है, ठीक है। ये किसने कहा था, किरचॉफ साहब ने कहा था। किसने कहा था, किरचॉफ साहब ने, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि जो पावर ऑफ परफेक्टली बॉडी है, ठीक है, वो उसका जो इमिसिव पावर है इक्वली किसके होता है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है। क्लियर यहाँ तक। लेकिन 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 अच्छा, रिफ्लेक्टेड ऑब्जॉर्प्टिव इमिसिव, ठीक है, इमिट करना और रिफ्लेक्टेड करना, ठीक है। ऑल ऑब्जॉर्प्टिव आर नॉट इमिसिव, कह सकते हो ऑल ऑब्जॉर्प्टिव पावर आर नॉट इमिसिव। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट जो करता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, वो सारा इमिशन के बराबर नहीं होता है, या फिर इमिशन नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा। लेकिन आप किरचॉफ लॉ का समझिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम जब आगे का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें साथ देगा। इमिसिव पावर क्या होता है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है, ठीक है, फॉर ऑल परफेक्टली बॉडी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो किरचॉफ्स लॉ। इट स्टेट्स दैट the ratio of emissive power and absorptive power for a given wavelength at a given टेम्परेचर, मतलब एक गिवन तरंगदैर्घ्य और एक गिवन टेम्परेचर पे वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज। and is equals to emissive power of perfectly black body at the temperature, okay। ये होता है किरचॉफ लॉ। ये किसका है, किरचॉफ लॉ का है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका स्टेटमेंट है जो आपको याद होना चाहिए, किरचॉफ साहब ने क्या कहा था, क्योंकि किरचॉफ लॉ जो है आप अब हर जगह लागू होता जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हेलो, ठीक है, थैंक यू। ई लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ तो, ऑब्जर्प्टिव पावर ना। ई लैम्डा इज इक्वल्स टू पूरा हमारा, इसको अच्छे से लिखो, यहाँ पे लिख लो, ई लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई लैम्डा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ई लैम्डा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई लैम्डा, ठीक है। इमिटिव पावर किसके बराबर हो जाएगा, परफेक्टली बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ई जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, हमारा जो कैपिटल ई लैम्डा, ठीक है, वो क्या है, इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारा ए लैम्डा
इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, चूंकि ए लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी वाला समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से निकाल दें ई लैम्डा इज इक्वल्स टू ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा। अरे भाई, जब ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखो समझो, इसने क्या कहा, रेशियो जो होता है, रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर एंड ऑब्जॉर्प्टिव पावर, ये रेशियो हो गया इज इक्वल्स टू द इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये हो गया। अगर मैं मान लूँ कि ऑब्जॉर्प्टिव पावर 1 के बराबर है, मान लो कि हमने मान लिया कि ए लैम्डा 1 के बराबर है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, जो मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 1 से कम हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो जाहिर सी बात है ई लैम्डा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई लैम्डा हो जाएगा। तो ई लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल ई लैम्डा। यही तो मैं प्रूव करवा रही हूँ। ये है हमारा किरचॉफ लॉ। समझ में आ गया? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक कुछ लेके, और उसके बाद हम ये चैप्टर मतलब ये यूनिट भी हम जल्दी 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने मेरी बातों को ध्यान दिया होगा, और जिन्होंने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया है जाके यूट्यूब चैनल पे तुरंत लिंक को क्लिक करें, और लिंक क्लिक करके ये सारथी बैच को वहाँ टारगेट सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको पता ही है पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्लास नोट्स वगैरह, ठीक है, और एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। और आपका 95% 90% लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है। आपका ये लास्ट यूनिट चल रहा है, इसके बाद ये सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। बस हम पढ़ेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और वो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग अभी भी मतलब देर नहीं कर रहे होंगे, आके सारे लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी यूनिट पे, पार्ट ए का यूनिट नंबर 4, थियरी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।